साथियों नमस्कार। साथियों, इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था, ईरान में 200 से भी अधिक जगहों पर हमला किया था, जिसमें ईरान के हर उस टॉप अधिकारी को, साइंटिस्ट को मार दिया गया जो वहां पर परमाणु बम को बनाने में लगा हुआ था। अभी भी इजराइल का ये अनुमान है कि ईरान अभी भी अपने यूरेनियम को एनरिच कर रहा है और परमाणु बम बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। इजराइल का कहना है कि हम तब तक हमला करते रहेंगे, तब तक ईरान में उन चीज़ों को नेस्तनाबूद करते रहेंगे, जब तक हम पूरी तरह से ईरान को इस प्रोग्राम से वंचित नहीं कर देते। इसी बीच कल ईरान ने पहले अपनी मस्जिद के ऊपर एक लाल रंग का झंडा फहराया, जो इस बात का सूचक है कि अब हमें बदला लेना है। वहां पर वो लोग अलग अलग इवेंट पर अलग अलग रंग के झंडे को फहराते हैं, जिससे लोगों को यह पता चल जाए कि हमें बदला लेना है या सेलिब्रेशन करना है या किसी की डेथ हो गई है, वो सारी चीज है। तो जैसे ही कल ईरान ने लाल झंडा फहराया था, तो दुनिया को यह समझ में आ गया था कि अब ईरान जो है बदला लेने वाला है। और ईरान ने कल ऐसा कर भी दिया। ईरान ने इजराइल पर, इजराइल की जो राजधानी है तेल अवीव उस पर, और जेरूसलम राजधानी जो मानी जाती है इजराइल के द्वारा, उसके पास भी दे दनादन हमले किए हैं। और बताया जाता है कि 150 से 200 के बीच मिसाइल्स को दागा है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी प्रयोग किया है। कुछ लोगों का कहना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी प्रयोग किया है, यानी कि जो साउंड की स्पीड होती है उससे भी 5 गुना तेज चलने वाली जो मिसाइल्स होती हैं उनका प्रयोग किया गया है। इजराइल के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे, उन्होंने अपना काम तो अच्छे से किया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अच्छी एफिशिएंसी नहीं दे पाए, और इजराइल की कैपिटल में कई जगहों पर ये मिसाइल्स गिर गई, जिससे लगभग 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, और अभी तक बताया जा रहा है कि 3 लोग मर गए हैं। यानी कि इजराइल भी इस बात को स्वीकार रहा है कि हाँ, मिसाइल्स सभी तरह से हम ध्वस्त नहीं कर पाए हवा में, कुछ ऐसी भी थी जो किसी न किसी टारगेट पर गिर गई। ईरान ने भी दे दनादन इतनी मिसाइल्स दागी थी कि तुम कितने एयर डिफेंस लगाओगे। एयर डिफेंस का भी एक उसकी कैपेसिटी होती है कि अगर 100 मिसाइल्स आ रही हैं, तो ऐसा नहीं कि 100 की 100 को नेस्तनाबूद कर देगा। एक एक करके बरसाता तो इंटरसेप्ट हो भी जाती, लेकिन जब लगातार कई सारी मिसाइल्स आती हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 97 को, 98 को, 99 को इंटरसेप्ट कर सकते हो आप। एक दो तीन मिसाइल्स तो नीचे गिर ही जाती हैं, और इसी तकनीक का इस्तेमाल किया ईरान ने। ईरान को पता था कि अगर इकट्ठी मिसाइल मारूंगा तो कुछ ना कुछ मिसाइल तो नीचे गिरेंगी और वहां पर हमला होगा। ईरान ने ऐसा ही किया, और लगातार ईरान इजराइल को वार्निंग दे रहा है कि तुमने जो किया है, हम तुमको बराबर जवाब देने के लिए अभी काबिल हैं। एक चीज गौर करिएगा आप कि ईरान अभी क्या करता है कि बस उतना जवाब देता है और चुप पड़ जाता है, चीजों को बढ़ाना नहीं चाह रहा, क्योंकि ईरान इस चक्कर में लगा हुआ है कि कैसे भी करके मैं अपने परमाणु हथियार बना लूं एक बार, उसके बाद देखूंगा। ईरान को अभी ये पूरी पूरी उम्मीद है कि ये मामला अगर उसने ज्यादा बढ़ाया तो यूएस इसमें डायरेक्टली कूदेगा, और जब यूएस कूदेगा तो चारों तरफ से ईरान पर घेर करके हमला होगा। यूएस ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की एक योजना बनाई है, जो मैं भी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। कल के हमारे वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको उसमें पता चलेगा। मैंने एक बात कही थी कि यूएस का इस समय जो सिस्टम चल रहा है वो ऐसा है, विशेष तौर से ट्रंप का, कि ट्रंप जो बात कहें उससे पलटेंगे जरूर। याद करिए, मैं लास्ट वीडियो में बताया था, और मैंने ऐसे कई इंसिडेंट बताए थे कब कब ट्रंप ने क्या क्या बोला और कैसे कैसे पलटे। और यह भी बताया था कि अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, इसमें आप देखना कि जो ट्रंप अभी ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, ये जो ईरान तुमको जो करना अपने हिसाब से करना, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, हमारी चीजों को मत छूना, ऐसे कहा था। और कल ही ट्रंप से मीडिया ने पूछा कि ट्रंप साहब एक बात बताइए कि ये जो युद्ध चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे, इजराइल के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, इसके बारे में पूछा था। तो ट्रंप ने क्या कहा आप ये देखिए। ट्रंप कहते हैं कि मैं युद्ध को लेकर के कंसर्न नहीं हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट मैंने ईरान को 60 दिन की चेतावनी दी थी कि 60 दिन के अंदर अंदर आकर के हमसे डील कर लो, हमसे कोई ना कोई समझौता कर लो परमाणु हथियारों को लेकर के, परमाणु समझौते को लेकर के। लेकिन ईरान आया नहीं। मैंने 60 दिन की मोहलत दी थी, और अब जब उस पर हमला हुआ है तो ये 61वां दिन है, 61st डे है। और इन्होंने ये भी कहा कि ईरान इजराइल के आगे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इजराइल के पास यूएस के बहुत ही लीथल वेपन्स हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। और इजराइल की एक तरीके से इजराइल का सपोर्ट भी किया है, उसको बैक भी किया है। आप देख लीजिए कितनी तेजी से ये पलटे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रंप इस समय दुनिया को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं दादा की तरह। पुरानी फिल्मों में जो दादा होता था ना, एक मतलब गुंडा, कि भाई ऐसा है मेरे पास हफ्ता पहुंच जाना चाहिए वरना ठीक नहीं होगा, या किसी से ये कहना कि एक काम करो तुम ये अपनी जमीन मेरे नाम कर दो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। तो ईमानदार हीरो कहता था कि नहीं नहीं, मेरी खून पसीने की जमीन है, मैं नहीं दे सकता तुम्हें। वो कहेगा चाहे खून पसीने की कमाई की जमीन हो, चाहे किसी की भी हो, मुझे चाहिए तो चाहिए। ऐसा ही ट्रंप है। किसी से परमाणु डील करनी है, किसी से रेयर अर्थ मेटल की डील करनी है यूक्रेन से, किसी से ट्रेड डील करनी है,
किसी से टैरिफ की डील करनी है, किसी से तेल की और गैस की डील करनी है। यही दादागिरी चल रही है। मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे कनाडा को यूएस में मिलाना है, मतलब एक तरफा दादागिरी जो चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि ट्रंप का इस समय सीन ये है कि या तो तुम डील कर लो 60 दिन के अंदर अंदर, मतलब जैसे इसका एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि 60 दिन के अंदर अंदर या तो तुम डील कर लो, और डील अगर हो गई, सब कुछ हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ईरान पर जो हमला होना था वो संकट टल जाएगा। और टल जाएगा तो ट्रंप क्या कहेंगे कि देखो मैंने एक बहुत बड़े युद्ध को टाल दिया, देखो मैं कितना बड़ा शांति का दूत हूं। तो वो उनको नोबेल पुरस्कार चाहिए इस तरह से, शांति का दूत हूं ऐसी इमेज अपनी चमकानी है। और अगर नहीं होता है, शांति की स्थापना नहीं होती है, या सामने वाली पार्टी डील नहीं करती है, तो युद्ध करवा दो। युद्ध होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई आपके पक्ष का जरूर होगा, यूएस के पक्ष का व्यक्ति जरूर लड़ रहा होगा, वहां पे देश लड़ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है उसे यूएस के हथियार भी चाहिए होंगे, तो इस बहाने हथियार बिक जाएंगे। तो ट्रंप का हाल वो है, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, किसी न किसी तरह से मैं फायदे में रहूं, मेरा देश फायदे में रहे और मेरा निजी स्वार्थ सदता रहे। ये ट्रंप की समय पॉलिसी चल रही है। यूएस का मैंने आपको बताया कि इस युद्ध में यूएस कूदेगा, कैसे कूदेगा आप देखिए। ईरान ने कल जो हमला किया इजराइल पर, कर लिया। ईरान के आसपास के देश ऐसे हैं जो ईरान का ज्यादा सपोर्ट करते नहीं हैं, चाहे आप सऊदी को देखो, ओमान को देखो, कहीं को देखो। आप गौर करिएगा, कल के ही वीडियो में मैंने आपसे एक बात और कही थी कि ईरान के कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, जैसे हूती ग्रुप है यमन में, हिजबुल्ला ग्रुप है लेबनान में, ठीक है, हमास को भी ईरान सपोर्ट कर देता है या गाजा में। तो कल जो अटैक हुए हैं इजराइल के ऊपर, माना जा रहा है कि उसमें लेबनान के हिजबुल्ला ग्रुप का भी रोल है, कहीं ना कहीं हूतीस का भी रोल है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां से कोई मिसाइल आई है, बट हाँ इंफॉर्मेशन में, बाकी चीजों में इन सभी प्रॉक्सी ग्रुप्स का भी यहां पर योगदान रहा है। क्योंकि ईरान जो अटैक कर रहा है इतनी दूर से, वो बिना बीच में लोगों का सहारा लिए नहीं हो सकता। तो ऐसी खबरें आ रही हैं, मीडिया में है। दूसरी बात यह है कि यूएस ने ईरान को घेरने का प्रोग्राम कैसे बनाया है वो भी देखिए। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो कतर आपको देश दिखाई दे रहा है, ये यूएस का बड़ा ही तगड़ा चमचा है। कतर का एक एयर बेस है जो यूएस ने बनाया है, एक्चुअल में वो यूएस का ही है, और इस पूरे क्षेत्र में यूएस का सबसे बड़ा एयर बेस है जो कतर में है। कतर में ही क्यों बनाया? क्योंकि कल को ईरान से युद्ध हो तो यहां से सीधे अटैक हो। दूसरा देखिए, इजराइल तो यहां से अटैक कर ही रहा है। तीसरी बात, लास्ट ईयर आपको याद होगा यूएस ने सीरिया में तख्तापलट करवाया था। सीरिया में बशर अल असद को वहां से भागना पड़ा, और वहां पर यूएस ने अपने ही एक प्रिय टेररिस्ट को अपॉइंट कर दिया एज अ सत्ताधारी। तब से सीरिया जो है यूएस के कहने पर ही काम कर रहा है। नो डाउट सीरिया में एक ग्रुप ऐसा भी है जो ईरान के पक्ष का है, लेकिन अभी सीरिया की जो सत्ता है वो यूएस के पक्ष वाली पार्टी के हाथ में है। तो यूएस कल को जब ईरान को घेरना होगा, जब यूएस खुल के मैदान में आएगा, तो यहां से भी घेरेगा, यहां से भी घेरेगा, यहां से भी घेरेगा। ऐसे ही कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएस पाकिस्तान की तरफ से भी अटैक करेगा, इसलिए वो आजकल पाकिस्तान को अपने पक्ष में करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान का जो क्षेत्र ईरान को इस तरफ से टच करता है, यूएस चाहता है कि पाकिस्तान की भी यहां से मदद ली जाए। पाकिस्तान में वो एयर बेसिस की मदद लेगा अगर अटैक करना हुआ तो। फर्ज कीजिए, अच्छा ये अटैक यूएस अभी नहीं करेगा, ये तब करेगा मान लो इजराइल खूब हमला कर ले ईरान पर, बावजूद उसके ईरान अगले 6-8 महीने में न्यूक्लियर वेपन्स अपने बना लेता है, और ईरान फिर धमकी देने लग जाए कि हम तो न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और जब यूएस को लगेगा कि अब ईरान को खत्म करना ही करना है, तब यूएस अपने इस आखिरी दांव को आजमाएगा। तो आप देख लीजिए किस तरह से यूएस ने अपनी पूरी बिसात बिछाई है। और अभी यूएस के पास एक तुरुप का इक्का भी है, और वो है अफगानिस्तान। अभी यूएस इसका यूज नहीं कर रहा है, हो सकता है बीच में अफगानिस्तान का भी कोई ना कोई आप भूमिका देखें, क्योंकि यहां पर यूएस अपने हथियार छोड़ के गया है, तालिबान को सत्ता सौंप के गया है, तो कुछ ना कुछ बदले में डील करके गया होगा। बदले की डील यह है कि कल को हमें जरूरत पड़ी तो हम तुम्हारी भूमि का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लिख के ले लीजिए, अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर अफगानिस्तान भी चर्चा में आने वाला है इस ईरान के संदर्भ में, देख लीजिएगा आप। और अफगानिस्तान ईरान में वैसे भी टसल चलती रहती है, समझ रहे हैं? तो यूएस इस तरह से पूरी प्लानिंग कर रहा है। अभी ये मामला बहुत खिंचेगा, आप देखना, अभी ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। ईरान को यूएस बर्बाद करके ही मानेगा, बर्बाद इन द सेंस कि वहां पर तख्ता पलट करके ही मानेगा। जो वहां पर अभी खमेनी है उसको हटा के ही मानेगा, और अपने टाइप की गवर्नमेंट लगा के मानेगा। और जब अपने टाइम की गवर्नमेंट वहां लगा लेगा, उसके बाद यूएस उससे डील करेगा कि तुम्हारे यहाँ जो गैस के भंडार हैं वो अब हमसे आप डील करिए कि हमें सस्ते में आप गैस देंगे। यूएस का एकमात्र जो उद्देश्य है यहाँ पर, जो इससे इकोनॉमिक उद्देश्य है, बेनिफिट है, वो है गैस। वो आप ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा एक कल घटना और घटित हुई है, जिसमें इजराइल ने क्या किया, एक मैप जारी किया
इस तरह का, और पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश करी कि दुनिया वालों ये मत समझना कि ईरान से खतरा सिर्फ इजराइल को ही है, ईरान से आसपास के सभी देशों को खतरा है। ये लाल वाला सबसे ज्यादा खतरा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे करके उसने एक मैप दर्शाया कि इसके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, या कल को ये न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो इतना रेंज ये कवर कर सकता है उन बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए। तो जितने भी दुनिया के देश इस युद्ध को देख रहे हैं वो अपनी सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखते हुए ये तय करें कि उन्हें किसका साथ देना है। इस तरह का एक इन्होंने मैप इजराइल ने लॉन्च कल किया था। इस मैप में इजराइल ने गलती ये कर दी कि भारत का जो एरिया दिखाया था इसमें जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से में दिखा दिया। इस बात को लेकर के कई भारतीयों को बड़ी आपत्ति हुई। लोगों ने कमेंट किए कि भाई इजराइल आप ऐसा कैसे कर रहे हो, क्या ये जानबूझ के कर रहे हो, या तुमसे कोई गलती हुई है, ये आपत्तिजनक है, इसे आप ठीक करिए। जब भारतीयों ने लगातार प्रतिक्रिया दी तो इजराइल की तरफ से भी लोग उस पर रिप्लाई कर रहे थे और माफी मांग रहे थे कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये बताएं कि कौन सी बाउंड्री किसकी है, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये बताना था कि कितना क्षेत्र कवर हो रहा है। इस बात को लेकर के इजराइल ने बाकायदा खुलेआम माफी मांगी है, और इजराइल का नागरिक अगर भारत के किसी कमेंट को देख रहा है तो रिप्लाई में भी माफी मांग रहा है। तो ये भी एक खबर है जो कि इजराइल ने कल गलती से कर दी थी, जो पता होना चाहिए। इसके अलावा इजराइल की तरफ से खबर ये भी आई, कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब इजराइल पर जो हमले हुए उसमें इजराइल के तेल अवीव राजधानी पे बताओ मिसाइल गिर गई ईरान की तरफ से, जेरूसलम के आसपास मिसाइल्स गिर गई, तो क्या इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम खराब हो गए थे? उस पर तो बताते हैं कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, तो क्या सब के सब खराब हो गए? ऐसा नहीं है। इजराइल ने कल पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड में जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल को स्पेस में ही उड़ा दिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है, पहले धरती से, जैसे मान लो जो भी देश किसी दूसरे देश पर अटैक कर रहा है, ईरान अटैक कर रहा है, तो ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेगा वो पहले धरती से जाएगी स्पेस में पहुंच गई। अब उसे पता है कि मुझे इजराइल में यहां पर गिरना है, फिर तेजी से आकर के इजराइल में उस पॉइंट पे आके गिरती है। तो इजराइल ने क्या किया है, इस बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही, यहीं से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल निकली और उसने एयर स्पेस में ही उड़ा दिया, उसको हवा में नहीं स्पेस में उड़ा दिया। तो ऐसा पहली बार देखने को मिला है जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर में आने के बाद ही नहीं उड़ाया गया, स्पेस में ही उड़ा दिया गया। ये उसके एरो 3 ने काम किया है। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, ठीक है, एरो 3 ने ही काम किया है। देखिए इसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास, उनकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। इनके पास एक आयरन डोम नाम का है जो लगभग 70 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। जैसे हमारे पास S-400 है, 400 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है, ये 70 किलोमीटर करता है। उसके बाद डेविड्स स्लिंग है जो लगभग 300 किलोमीटर तक की, नहीं, इससे पहले थार्ड है जो लगभग 200 किलोमीटर तक की करता है। थार्ड अमेरिका का है, अमेरिका ने इसको दिया था। उसके बाद डेविड स्लिंग है जो 300 किलोमीटर तक की करता है, और उसके बाद वाले इसके पास एरो सिस्टम्स हैं जो अलग अलग श्रेणी के हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, एरो 2 से स्टार्ट होता है, एरो 2 है, एरो 3 है, ये अलग अलग रेंजेस पे जाते हैं। तो कल जो खबर आई है वो इसके एरो सिस्टम से आई है, और कुछ न्यूज आउटलेट्स कह रहे हैं कि एरो 3 का इस्तेमाल किया है जहां तक है। तो जो एरो 2 और एरो 3 है इनका उपयोग किया जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को स्पेस में उड़ा देने के लिए। तो ये अलग अलग उसके एयर डिफेंस सिस्टम है, हमें याद रखने चाहिए। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें याद होना चाहिए कि आयरन डोम है, थार्ड है, थार्ड हालांकि यूएस ने दिया है उसे, आयरन डोम इसका खुद का है। आयरन डोम, थार्ड, डेविड स्लिंग, एरो, एरो भी यूएस ने और इजराइल ने मिलकर के बनाया है इजराइल में, ठीक है। आयरन डोम, थार्ड, डेविड, एरो, ठीक है। तो इस प्रकार से इजराइल के पास कई वैरायटी के एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन इजराइल की दिक्कत ये हो जाती है कि जब भी ईरान उस पर हमला करता है तो लगातार बौछार सी करता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कितना भी अच्छा आपका एयर डिफेंस सिस्टम हो, एक या दो मिसाइल तो नीचे गिर ही जाती हैं 100 में से। और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है डैमेज तो होगा ही होगा। वही कल इजराइल में हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इजराइल इसका जवाब किस प्रकार से देता है। अभी यूएन में आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है, इस मुद्दे पर बैठक वहां हो रही है। अभी जो निकल के सामने आएगी बात वो ये आएगी कि ये थोड़ा मामला ऐसी और तनातनी होगी, फिर थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। उसके बाद एक बार फिर तनातनी स्टार्ट होगी, इजराइल फिर कुछ ऐसे करेगा जहां पर इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए कोई ना कोई खबर इजराइल की तरफ से आपके पास आएगी। और उसके बाद यूएस का इंटरवेंशन होगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर पूरी तरह से न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज खत्म हो जाती हैं तब यूएस वहां पर अलग तरीके से तख्ता पलट कराएगा ईरान में, और अगर नहीं होती, ईरान सफल हो जाता है, तब ईरान पर चारों तरफ से हमला होगा। देखने वाली बात यह है कि होता क्या है। अभी इस पूरे कार्यक्रम में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। आप देखते जाइए, जो भी अपडेट आएगी, कोई अगर खबर आती है तो हम लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।